नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, व्हाट इज द मीन बाय राशन? राशन से क्या तात्पर्य है? क्या समझते हो आप राशन से? क्या बात है? इसका डेफिनेशन ही अगर आपको याद है, राशन का डेफिनेशन, तो बिल्कुल आप समझ जाओगे। राहुल जाधव जी, सी, बिल्कुल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राशन का डेफिनेशन सीधा होता है। राशन क्या होता है? पशु को 24 घंटे में जो भी आप चारा, दाना, पानी जो भी देते हो 24 घंटे के लिए, उसी को कहा जाता है राशन। क्लियर? 24 घंटे के लिए पशुओं को दिया जाने वाला चारा, दाना, पानी जो भी आप देते हो, क्लियर, उसको खाद्य सामग्री जो भी देते हो, वो सभी को क्या कहा जाता है? उस सभी को राशन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा है, इसमें याद रखना 24 घंटे, क्लियर, 24 आवर्स, क्लियर। तो यहां आपका जो आंसर आएगा वो रहेगा सी, क्लियर, सी इज द करेक्ट आंसर। मीन्स 24 घंटे के लिए जो भी आप चारा, दाना, पानी जो भी पशु को दे रहे हो उसको आप राशन कहोगे। बिल्कुल करेक्ट। हाँ राजपूत जी, बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ राशन के बारे में बता दूं तो आप लोग याद रखना। राशन का मतलब तो समझ में आ गया। राशन 4 प्रकार का होता है। तो पहला होता है जीवन निर्वाह राशन, मतलब पशु के शरीर का वजन बिना घटाए बढ़ाए पशु को जीवित रहने के लिए जो आप राशन देते हो उसको कहा जाता है जीवन निर्वाह राशन, या फिर आप इसको क्या कहोगे? तो मेंटेनेंस राशन आप इसको कहोगे। ध्यान रखना, शरीर का भार बढ़ना भी नहीं चाहिए, घटना भी नहीं चाहिए। तो फिर जीवन निर्वाह राशन किसके लिए देते हैं? तो जैसे पशु सांस ले रहा है, उसके शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हो रही है, फिर पशु चल फिर रहा है, देख रहा है, क्लियर, चीजों को समझ रहा है, सुन रहा है, क्लियर, ये सभी जो दैनिक क्रियाएं चलाने के लिए जो राशन देते हैं उसको कहा जाता है जीवन निर्वाह राशन। इससे पशु का कोई उत्पादन भी नहीं बढ़ता है, ना ही शरीर का भार बढ़ता है, ना घटता है, क्लियर, पशु स्वस्थ रहेगा, जीवित रहेगा। वर्धक या उत्पादक राशन आप सभी को पता है भैया, जिसको ग्रोथ या प्रोडक्शन राशन कहा जाता है। ये पशु के उत्पादन के लिए दिया जाता है। जैसे बैल है तो कार्य करने के लिए, सांड है तो प्रजनन करने के लिए, फिर अगर गाय है तो दूध उत्पादन के लिए, फिर भेड़ बकरी है तो ऊन उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन के लिए, साथ ही साथ मांस उत्पादन के लिए। मतलब उस पशु से जो भी उत्पादन हो रहा है उसके लिए जो राशन दिया जाता है उसको उत्पादन या वर्धक राशन कहा जाता है। संतुलित राशन किसको बोलते हैं? तो बैलेंस राशन या संतुलित राशन, ऐसा राशन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मौजूद हों, ऐसे राशन को कहा जाता है संतुलित राशन या बैलेंस राशन। फिर आदर्श राशन, आइडियल राशन क्या होता है? तो ये भी संतुलित राशन ही होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? पशु के भार के अनुसार जो देते हैं, क्लियर, किसके अनुसार? भार के अनुसार। कल ही मैंने आपको बताया था कि पशु का भार हर महीने में लेना है। तो क्यों लेना है? ताकि पशु को उसके भार के अनुसार क्या दिया जाए? राशन दिया जाए। तो पशु के शरीर के भार के अनुसार उसको जो संतुलित राशन देते हैं उसी को कहा जाता है आदर्श राशन। इसके अलावा कुछ डेफिनेशन भी ध्यान रखना। खुराक या डाइट क्या होता है? तो खुराक या डाइट क्या होता है, ये सीधा सा मीनिंग अगर आपको पता हो, आप एक बैठक में जितना खा लेते हो पेट भर के एक बार में, उसी को कहा जाता है खुराक या डाइट। ऐसे ही पशु को एक बार में पेट भरने के लिए जितने राशन की आवश्यकता होती है उतने राशन को कहा जाता है डाइट या खुराक। एक बार में, पूरे दिन के लिए नहीं। एक बार आराम से पशु पेट भर के खा लेगा, फिर बैठ जाएगा और फिर क्या करेगा? जुगाली क्रिया करेगा। तो एक बार में पेट भरने के लिए जितने राशन की आवश्यकता होती है उसी को कहा जाता है पशु की डाइट या खुराक। फिर यहाँ पर आहार या राशन के डेफिनेशन तो अभी आपने देखी है 24 घंटे के लिए, क्लियर, 24 घंटे के लिए जो भी आप देते हो खाने के लिए पशु को, उसको क्या कहा जाता है? राशन कहा जाता है। फिर दाना क्या होता है, चारा क्या होता है? तो दाना की डेफिनेशन याद रखना भैया, मैं दाना का इधर बता देता हूँ। दाना जिसको कंसंट्रेट कहा जाता है, तो लेस देन 80%, क्लियर, लेस देन 80% फाइबर, क्लियर, क्या होना चाहिए? लेस देन 80% फाइबर मीन्स रेशा। अगर 18% से कम रेशा है और मोर देन 60% TDN, क्लियर, तो इसको कहोगे दाना या कंसंट्रेट, क्लियर। मतलब अगर किसी आहार के अंदर 18% से कम रेशा है और 60% से अधिक TDN है, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, तब हम इसको क्या कहेंगे? तब हम इसको दाना कहेंगे।
और चारा या रफेज किसको कहेंगे, रफेज या चारा, तो जस्ट उल्टा करना है इसका, मतलब रेशा मोर देन 80%, फाइबर कितना होना चाहिए 18% से अधिक, और टीडीएन क्या होना चाहिए 60% से कम। क्लियर, ये आपका टीडीएन। ऐसी स्थिति में हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे चारा या रफेज कहेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये दोनों डेफिनेशन बिल्कुल गोट लेना, ये अधिकतर पूछता है यहां से। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, व्हाट इज आर द सिम्टम्स ऑफ रिंडर पेस्ट डिसीज इन केटल, मवेशियों में रिंडर पेस्ट के क्या लक्षण होते हैं, फटाफट बताओ भैया। मवेशी या केटल्स या पशुओं में रिंडर पेस्ट डिसीज होती है, आप सभी को पता है भैया। वायरल डिसीज होती है, वायरस के कारण होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेबल वायरस के कारण होती है। बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें ये सब लक्षण होते हैं। क्लियर, एक तो शूटिंग डायरिया होता है, मतलब पिचकारी जैसे दस्त होते हैं, एकदम पतले दस्त होते हैं और एकदम पिचकारी जैसे होते हैं, काफी दूर तक ये जाते हैं। फिर लार का स्त्रवण होता है, क्यों, क्योंकि जो मुंह के अंदर जो श्लेष्मा झिल्ली होती है उस पर क्या बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, उभार बन जाते हैं। क्लियर, छाले या उभार बन जाते हैं, ऊतक क्षय। क्लियर, नेक्रोटिक, तो इस प्रकार के छाले बन जाते हैं जिससे कि पशु मुंह बंद नहीं कर पाता और लगातार उसकी लार गिरती रहती है। फिर उपरोक्त सभी, तो चूंकि सभी ये लक्षण होते हैं इसलिए यहां आपका आंसर आएगा बी। क्लियर, लेकिन कभी कभी ध्यान रखना, कभी ये सिंगल देता है और बोलता है कि शूटिंग डायरिया किस रोग में होता है, तो शूटिंग डायरिया रिंडर पेस्ट में होता है। क्लियर, बिल्कुल, यादव जी ने भी डी बोला है, यादव जी भी डी बोले हैं, बिल्कुल सभी का आंसर करेक्ट है। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत सही, ये देखो, ये रिंडर पेस्ट में 3 डी याद रखना। क्लियर, कौन कौन से डी, तो पहला जो होता है डायरिया होता है। क्लियर, ये रिंडर पेस्ट का सीधा संबंध है 3D। क्लियर, रिमेंबर द 3 Ds। क्लियर, मीन्स पहले डायरिया होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज मतलब मुंह से लार का गिरना। क्लियर, डायरिया होगा, फिर डिस्चार्ज होगा और फिर डेथ हो जाएगी, मतलब फिर पशु मर जाएगा। तो 3D सिम्टम्स ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना, जो सुअर होता है, सुअर जिसको पिग कहते हैं, इसका जो गर्भाशय काल है इसको भी हम 3D में बोलते हैं। जैसे यहाँ आपने 3D देखा, क्लियर, ऐसे कैसे 3D इसमें भी कहा जाता है। कैसे, तो 3D का मतलब होता है, सॉरी, इसको भी यहाँ पर 3M, 3W और 3D के नाम से जाना जाता है। क्लियर, मतलब 3M मतलब 3 महीने, 3 महीने अगर 30 दिन के हिसाब से लो तो 3 महीने में कितने दिन हो गए, 90 डेज, प्लस 3 वीक, W मीन्स वीक मतलब सप्ताह। तो आप अगर देखोगे तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 3 21 दिन, और 3D 3 दिन, तो ये आपका प्लस, तो टोटल कर लेंगे 114 दिन। ये सुअर का क्या होता है, गर्भाशय काल होता है, गेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड होता है, जिसको हम 3M 3D 3M 3W और 3D के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ चूंकि 3D वर्ड आया इसलिए मैंने आपको बताया। इसमें पहले डायरिया होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज मतलब लार का गिरना छाले होने के कारण, और फिर डेथ हो जाती है पशु की। इस चीज को ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान रखो भैया। हाँ, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ क्रूड फाइबर इन पोल्ट्री राशन, कुक्कुट पालन राशन में अपरिष्कृत फाइबर की अधिकतम सांद्रता कितनी होनी चाहिए, ये बताओ भैया। मुर्गियों का जो आहार होता है, सीधा अगर मैं बोलूं तो मुर्गी के आहार में रेशा कितना होना चाहिए, 6 से 8%। मुर्गी के आहार में जो फाइबर या रेशा होता है वो 10% से कम आपने बोला, वो सही है, लेकिन कब आएगा वो आंसर, कब आएगा जब आपको क्वेश्चन बोल दे 10% से कम, 10% से अधिक, 20% से कम, 20% से अधिक। ऐसी स्थिति में फिर आप 10% से कम को लगाओगे, लेकिन चूंकि यहाँ सभी आंसर 10% से कम है, तो मुर्गी के आहार में ध्यान रखना जो फाइबर या रेशे की मात्रा होनी चाहिए। क्लियर, आप सभी को पता है भैया, मुर्गी जो है वो एक अमाशय वाला प्राणी है, आप सभी को पता है, इसमें कोई जुगाली नहीं होती है।
तो अगर जुगाली नहीं होती तो रेशे की मात्रा 10% से कम, मतलब अगर सभी कम आंसर हो तो ऐसी स्थिति में हम करेक्ट आंसर बोलेंगे 6 से 8%। ये फैक्ट है। क्लियर? क्या है? फैक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा बी। मुर्गी के राशन में रेशे की मात्रा 6% से कम होनी चाहिए, 6 से 8% होनी चाहिए, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं 10% से कम होनी चाहिए। लेकिन 10% से कम वाला आंसर कब हम टिक करेंगे? जबकि आपका जो ऑप्शन रहे ऐसा रहे कि 10% से अधिक, 10% से कम, क्योंकि दोनों टाइप से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका जो है एसएसपी कंटेंट 3 प्लांट न्यूट्रिशन नेमली। एसएसपी में 3 पादप पोषक तत्व होते हैं जिनके नाम है। क्लियर? बताओ भैया। सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी। एसएसपी में आप सभी को एक का तो पता होगा, बाकी का अगर आपको पता है तो आप आंसर को बताओ भैया क्या होना चाहिए। इन्होंने सी आंसर दिया है। हाँ बिल्कुल, सी वाला जिनका भी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? यहाँ ध्यान रखना भैया, ये जो आपका एसएसपी होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसमें फास्फोरस के अलावा भी, फास्फोरस के अलावा और क्या होता है तो कैल्शियम और सल्फर भी होता है। इस चीज को ध्यान रखना। सल्फर लगभग 11% होता है और कैल्शियम लगभग 21% होता है। फास्फोरस तो आप सभी को पता है भैया एसएसपी में 16%। क्लियर? तो ये 3 न्यूट्रिशंस होते हैं और ये तीनों के तीनों मैक्रो न्यूट्रिशंस हैं। क्या है? मैक्रो, प्राइमरी नहीं बोल रहा हूं, मैक्रो। मैक्रो के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आते हैं। क्लियर? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्राइमरी में आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर सेकेंडरी में आते हैं। तो ध्यान रखना। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये 6 न्यूट्रिशन मैक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, जिसमें से एनपीके प्राइमरी है और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर क्या है? सेकेंडरी है। तो एक तो इसमें प्राइमरी होता है और 2 सेकेंडरी न्यूट्रिशंस होते हैं। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि एसएसपी में कौन से प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो एक प्राइमरी होता है और दो जो होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। मैग्नीशियम नहीं होता, इसमें ध्यान रखना। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। तो ये ध्यान रखना भैया, ये जो फास्फोरस 16%, सल्फर 11 और कैल्शियम 21% होता है, ध्यान रखना। और डीएपी के बाद फास्फोरस देने के लिए डीएपी के बाद सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो एसएसपी का ही होता है। एसएसपी, डीएसपी और टीएसपी। आप सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट तीनों के लिए पहाड़ा याद कर लेना 16 का। 16, 16 दूना 32, 16 48। ये तीनों में क्या होता है? फास्फोरस होता है इस क्रम में। क्लियर? 16, 32 और 48, इस चीज को ध्यान रखना। चलो ठीक राजपूत जी, बिल्कुल। हाँ चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, डेयरी काउ विथ वेरी गुड ग्रेड स्कोर पॉइंट इन जजिंग स्कोर कार्ड। बहुत अच्छे ग्रेड स्कोर वाली डेयरी गाय स्कोर कार्ड के आकलन में खालिस्तान अंक प्राप्त करती है। बताओ कितने अंक प्राप्त करती है? याद रखना, अगर स्कोर कार्ड, आप सभी को पता है कि स्कोर कार्ड में टोटल 100 नंबर्स होते हैं। कितने? 100 अंक होते हैं। और 100 अंक अगर हैं, 100 नंबर अगर है, तो मिनिमम वेरी गुड या वेरी गुड ग्रेड कैटेगरी का जो एनिमल होता है उसको 85 से 90 नंबर मिलना चाहिए, तब आप उसको वेरी गुड ग्रेड कैटेगरी के अंदर रखोगे। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, मिनिमम अगर बोले कि किसी भी पशु के सिलेक्शन के लिए स्कोर कार्ड मेथड से अगर आपको सिलेक्शन करना है तो मिनिमम 70 से 80 नंबर उसको मिलना चाहिए, वो न्यूनतम है, कम से कम। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, जैसे ये वर्मा जी बोल रहे हैं कि आयन, आप ध्यान रखना भैया, दुधारू पशु के आयन पर सबसे ज्यादा नंबर होते हैं। क्लियर? टोटल 100 नंबर में से अकेले आयन पर या अडर पर अकेला 30 नंबर होता है। क्लियर? और साहीवाल के लिए स्पेशल आईसीआर ने 40 नंबर दिए हैं। क्लियर? किसके लिए स्पेशल? केवल साहीवाल के लिए आईसीआर ने आयन पर 40 नंबर दिए हैं। तो कई बार तो ये क्वेश्चन पूछा है कि स्कोर कार्ड में सबसे ज्यादा अंक किस पर होते हैं, तो आयन पर होते हैं।
कभी कभी ये पूछ लेता है कि स्कोर कार्ड में आयन पर कितने अंक होते हैं, तो 100 में से 30 अंक या नंबर जो है वो अकेले आयन पर दिए जाते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा छूट गया था, प्रजापति जी ने बोला कि सर एक क्वेश्चन पीछे रह गया है, कोई दिक्कत नहीं, बताओ आप लोग इसका आंसर क्या होना चाहिए। What should be the temperature of water present in a artificial vagina while collecting the semen? वीर्य के संग्रहण के समय कृत्रिम योनि में मौजूद पानी का तापमान कितना होना चाहिए। चलो ठीक है, आंसर निकालते भैया। तो यहाँ पर आप में से जिन्होंने बी वाला आंसर टिक किया है वो गलत है, क्योंकि मैंने पीछे का यूनिट चेंज किया है। आया ना समझ, पीछे जो यूनिट लिखा हुआ है ना, वो यूनिट को मैंने चेंज कर दिया है। तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आता, सेंटीग्रेड या सेल्सियस, तो करेक्ट आंसर होता। लेकिन आपने केवल 42 को देखा, 42 को देखा, जो कि गलत है। मैं आपको बार बार जब भी कुछ क्वेश्चन ऐसे डालता हूं, जानबूझ के डालता हूं कि जो इजी हैं, लेकिन इजी होने के बाद भी आप फटाफट जल्दीबाजी करने के कारण जो है बस यही गलती एग्जाम में होती है। आपको बहुत कुछ आता है, आप अच्छा कर सकते हो पेपर को, लेकिन गलतियां कहाँ करते हो, पीछे यूनिट को या कंप्लीट नहीं पढ़ते हम उसको, बस गलती वही होती है। अगर आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन को पढ़ो, बारीकी से समझो, तो मैंने कई बार आपको बोला है कि क्वेश्चन और आंसर देखने के बाद भी अगर आपको हल्का सा भी हिंट अगर उस आंसर के बारे में पता है, क्वेश्चन के बारे में, तो आप उसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हो, बस गलती नहीं करना है। मैंने बोला ना, जब सरल क्वेश्चन आता है ना, सरल क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन आता है ना, तो हम बहुत जल्दी करते हैं, जल्दी करो आगे निकलो। लेकिन आपको पता है, चाहे आप टफ क्वेश्चन करो चाहे इजी करो, नंबर तो वही मिलना है। क्लियर? जितनी भी एमसीक्यूज एग्जाम्स होती है उनमें चाहे आप गलत वाले हार्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग भिड़ाओ, सरल वाले पे भिड़ाओ, तो जहाँ तक हो आप लोगों से निवेदन है, जब भी आप किसी भी कंपटीशन का पेपर दो तो सरल वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि उसके नंबर आ रहे हैं आपके। क्लियर? तो उनको मत जाने दो, कम से कम गलत वाले के आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है, लेकिन जो सही के आ रहे हैं, जो इजी क्वेश्चन के आ रहे हैं, उनको मत छोड़ो। बस यही हम गलती करते हैं, तो ये गलती को हमको सुधारना है। तो यहाँ पर अगर आप 42 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर देखोगे फ़ारेनहाइट में, तो 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी। कौन सा आंसर आएगा? डी वाला आंसर आएगा, बी वाला नहीं आएगा। लोधी जी, हाँ राजेश जी, बिल्कुल यहाँ बी वाला नहीं आएगा। मैंने बताया पीछे एफ लिखा है, एफ मीन्स फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों अलग अलग स्केल हैं, तो जल्दीबाजी नहीं करना है सरल क्वेश्चन में, ध्यान रखना। तो सभी को समझ में आ गया ना, 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, जिसको सेंटीग्रेड में 42 डिग्री सेंटीग्रेड कहेंगे। लेकिन ये जो आंसर है यहाँ फ़ारेनहाइट होने के कारण ये वाला आंसर गलत है। देखो आजकल जो कंपटीशन में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन पुराने ही होते हैं, बस वो जो है इन पुराने क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता है, कहीं क्वेश्चन में कुछ मॉडिफाई कर देगा, कहीं आंसर में कुछ मॉडिफाई कर देगा, बस क्वेश्चन वही रहते हैं। तो आप लोग जो है ना, बिल्कुल जब भी पेपर को सॉल्व करो तो आप बारीकी से जो है ना पढ़ो, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप रट के आए कि समझ के आए। तो रटने वाले को तो वो हटाता है, और जो समझ के समझदारी से क्वेश्चन को सोल्व करता है उसको वो ले लेता है। सीधी सी बात है। कंपटीशन होती क्यों है? कंपटीशन इसी के लिए होती है। नहीं तो कई लोग हैं जो अच्छा खूब पढ़ते हैं, दिन रात एक करते हैं, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद सरल क्वेश्चन को भी गलत कराते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कम पढ़ते हैं लेकिन समझदारी से पढ़ते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, वो एग्जाम में क्वेश्चन को समझ जाते हैं कि हमको एग्जामिनर कहाँ फंसाने के चक्कर में, और वहाँ से वो फट से निकल जाते हैं और क्वेश्चन को सही कर देते हैं। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, हाँ ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। कोलेस्ट्रम इज गिवन टू, 9 दुग्ध निम्न को दिया जाता है। किसको देते हैं भैया? कोलेस्ट्रम। आप यहां पर भी देखो क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझदारी से पढ़ना चारों आंसर को। और मैं चाहता हूं आप में से कोई भी गलत नहीं आंसर दे, इसका कोई भी गलत देगा ही नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन से आपने सीख ले ली है। ये होती है प्रैक्टिस, बस इसी के लिए एमसीक्यू सीरीज है, ताकि आपको क्वेश्चन तो वही रहेंगे, क्वेश्चन तो कहीं से भी मिल जाएंगे आपको, सब पढ़ भी लोगे, सब कर लोगे, लेकिन ये आमने सामने बैठ के कहाँ गड़बड़ी होती है, किसको कैसे करेक्ट करना है, बस ये चीज़ें सीखना है।
बाकी तो रट के भी आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। भावेश जी सी, पटेल जी बोल रहे डी, राजपूत जी सी, मोहित पवार जी बिल्कुल 2020 का भी बना दूंगा मैं वीडियो, और 2019 का भी बना दूंगा, और एक वीडियो में बना के दूंगा आपको 2021 का, क्लियर, कि कैसा पेपर आता है और उसमें कैसे आपको सॉल्व करना है। और जहां तक वो वीडियो 2021 का पेपर बिल्कुल देखना, क्योंकि उसमें मैं पूरा आपको जो है 200 क्वेश्चन पूरा डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। राजपूत जी बिल्कुल बना के दूंगा, और इतना सॉलिड बना के दूंगा कि आपका 2021 का जो पेपर होगा ना, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन फिट हो जाएंगे। चलो ठीक, तो यहाँ पर आंसर हम देखते हैं। तो आप में से सभी लोगों ने सी वाला आंसर दिया, कुछ लोग डी पे पहुंच गए थे, लेकिन वो गड़बड़ है। आप सभी को पता है कि जैसे ही बछड़े का जन्म होता है, तो बछड़े के जन्म होने के तुरंत बाद गाय के अयन के अंदर जो श्वेत स्त्राव जो बनता है, जो स्त्रावित होता है, अयन और थनों से जो श्वेत पदार्थ स्त्रावित होता है, उसको हम कदापि दूध नहीं बोलते, उसको क्या कहते हैं, खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कब तक, 5 दिन तक, कब तक, 5 दिन तक, जन्म के 5 दिन तक गाय के अयन से जो श्वेत पदार्थ स्त्रावित होता है उसको कहा जाता है कोलेस्ट्रम या खीस। ये बिल्कुल दूध से अलग होता है। क्या होता है, दूध से बिल्कुल अलग होता है, इसको कभी भी दूध मत बोल देना, ये क्या होता है, खीस होता है, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन अगर वो बोल दे कि 5 दिन बाद, तो 5 दिन बाद उसको हम कहेंगे दूध। क्या कहेंगे, दूध। 5 दिन बाद जो मिलेगा वो दूध है। 5 दिन तक, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, जो आयन की ग्रंथियों से जो श्वेत स्त्राव मिलेगा उसको हम कहेंगे खीस या कोलेस्ट्रम। और आप सभी को पता है कि कोलेस्ट्रम में जो है वो इम्यूनो एंटीबॉडी ज्यादा होती है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कौन सा प्रोटीन होता है ज्यादा जो इम्यूनिटी बढ़ाता है बछड़े की, तो होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, इसको इम्यूनो एल्बुमिन प्रोटीन भी कहा जाता है, दूध की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए बछड़े को 3 दिन तक, बिल्कुल 3 दिन तक पूरा का पूरा खीस ही देते हैं। जन्म के 3 दिन तक क्या देते हैं, खीस देते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तो केवल नवजात बछड़े या बछड़ी को ही दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद तो कोलेस्ट्रम मिलेगा ही नहीं उससे। तो ध्यान रखना, 1 माह वाला तो आंसर गलत है भैया, 6 माह वाला भी गलत है, और ऑल ऑफ दीज ये भी गलत है। तो बच्चा आपके पास सी वाला आंसर। तो ध्यान रखना, कोलेस्ट्रम या खीस, इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, ये क्वेश्चन आया था सीजी टीचर में, बिल्कुल रितेश जी आते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको बोला ना, क्वेश्चन वही आते हैं, क्वेश्चन का कोई नया पैटर्न नहीं, क्वेश्चन वही होते हैं, बस हम लोग जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देते हैं। तो आप लोगों को गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल शांति से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपका मस्तिष्क जो है ना, बिल्कुल वहाँ इतना शांत होना चाहिए पेपर को सॉल्व करते समय कि पुरानी पड़ी हुई चीजें अपने आप आपके माइंड में आ जाए। हाँ, खीस की प्रोटीन का नाम पूछा था, वही इम्यूनो एल्बुमिन प्रोटीन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जेम और जेली दोनों का जो प्रिजर्वेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो शक्कर के द्वारा किया जाता है। इसमें शक्कर क्या करती है, प्रिजर्वेटिव मैटर की भूमिका निभाती है। तो बिल्कुल जिनका भी सी वाला डी वाला आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आप सभी को पता है भैया, सब्जी के लिए नमक के घोल का उपयोग करते हैं, आप सभी को पता है, क्लियर। जितनी भी सब्जियां हैं, सब्जियों के प्रिजर्वेशन के लिए नमक के घोल का उपयोग करते हैं। मछलियों के लिए भी नमक और बर्फ का उपयोग करते हैं, आप सभी को पता है, ब्राइन घोल। पिकल या अचार के अंदर तो शक्कर मिलाते ही नहीं है, अचार के अंदर तो नमक होता है 17%। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये तीनों जो है ये नमक से प्रिजर्व होने वाले हैं, और जेम जो है वो शक्कर से प्रिजर्व होने वाला खाद्य पदार्थ है। हाँ, नीरज केवट जी, इन्होंने डी वाला आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट, सभी का करेक्ट आंसर था।
ध्यान रखना। अच्छा, जेम और जेली का तो आपको पता है, अब मैं बताऊंगा ना। अगर आपको पूरा जेम जेली का पूरा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पुराने जो वीडियो है हमारे 51 लेक्चर जो हो चुके हैं, उसमें जेम जेली अचार मुरब्बा सब के बारे में मैंने बहुत डिस्क्रिप्शन में समझा रखा है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता था मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में जाके उसको समझाता था। तो पुराना वीडियो आप देख लेना, उसमें सब मिल जाएगा आपको। अब आप बोलोगे सर कहाँ मिलेंगे वो वीडियो, तो भैया अगर वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट का आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो उस पर आपको पुराने जो हमारे 51 पार्ट हो चुके हैं वो सब के सब मिल जाएंगे। हाँ, प्रजापत जी बोल रहे हैं 65। हाँ बिल्कुल, जेली के अंदर आप सभी को पता है भैया, जेम और जेली। तो जेम के अंदर TSS होता है 68%, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, जिसको मापने के लिए रिफ्रेक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। रिफ्रेक्टोमीटर शक्कर को मापने के लिए उपयोग करते हैं, इसको ब्रिक्स परसेंटेज भी बोलते हैं। दुनिया भर की चीज़ें सब बता रखी है मैंने, मतलब इतना बता रखा है कि जेम जेली से क्वेश्चन कहीं बाहर ही नहीं जाएगा। पुराने वीडियो आप देख लेना। हाँ गुप्ता जी, ऑयल, खुशी जी, ये आपका ऑयल, अचार में ऑयल भी है, नमक भी है और मसाले भी है, तीनों प्रिजर्वेटिव है, ध्यान रखना। राजपूत जी यहाँ पर इन्होंने आंसर दिया है बी, जामरे जी इन्होंने डी दिया है, राजपूत जी बी, बागरी जी बी, खुशी जी ने बोला है बी वाला आंसर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी अभी लेटेस्ट 2-3 साल के अंदर 3-4 एग्जाम में अलग अलग पूछ लिया गया है, तो इसको बिल्कुल फोकस करना भी है। ये वाला क्वेश्चन जो मोस्ट IMP है, और इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन बताऊंगा मैं। ये हॉर्टिकल्चर के जो फ्लावर आप पढ़ते हो, क्लियर, क्राइसेंथेमम आपने पढ़ा होगा, गुलदाउदी, क्लियर, जापान का राष्ट्रीय फूल है। सब पुराने वीडियो में मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कौन कौन सी इसमें क्रियाएं होती है सब बता रखा है। खुशी जी डी, हाँ, केवट जी बी, हाँ हाँ, ओ से दर्शाते हैं, बिल्कुल, रीडिंग को ओ से, जिसको ब्रिक्स कहा जाता है। रितेश जी बी, राहुल जाधव जी इन्होंने बोला है बी वाला आंसर, बिल्कुल बताते रहो भैया। हाँ, यहाँ पर आप में से कुछ लोग ही इसका आंसर बता पाए, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो गया है। तो यहाँ जो एक क्रिया की जाती है आप सभी को पता है भैया, पिंचिंग। पिंचिंग किस लिए की जाती है? जो एक्स्ट्रा जो बर्ड होती है, कलिकाएं, उनको तोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। जो शीर्ष कलिकाएं हैं उनको तोड़ देते हैं। तो कैसे तोड़ते हैं? तो आप ऐसे नाखून लेके ऐसे भी शीर्ष कलिका को तोड़ देते हो, तो पंच करते हैं, इसलिए इसको पंचिंग नाम दे दिया है। और ये पहला जो पंचिंग करते हैं वो 2 सप्ताह बाद करते हैं, और दूसरा जो पंचिंग करते हैं वो 5 सप्ताह बाद करते हैं। तो ये गुलदाउदी का ध्यान रखना। तो जिनका भी 2 सप्ताह वाला आंसर है ना, 2 वीक, ये ध्यान रखना, आया ना समझ में? डी वाला आंसर करेक्ट है। पहला फर्स्ट जो होती है ना, फर्स्ट पंचिंग, ये 2 वीक में करते हैं, और सेकंड जो होती है, तो सेकंड का ध्यान रखना, ये 5 वीक में करते हैं। क्लियर? ये दोनों आपको पूछता है कि पहली पंचिंग कब करते हैं, दूसरी पंचिंग कब करते हैं। तो ध्यान रखना भैया, पहली पंचिंग जो होती है वो 2 सप्ताह बाद होती है, दूसरी पंचिंग जो होती है वो 5 सप्ताह बाद होती है। इसका उद्देश्य भी पूछा जाता है कि क्या उद्देश्य है पिंचिंग का। तो गुलदाउदी के फूलों का आकार बढ़ाने के लिए, इनका साइज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? पंचिंग की क्रिया करते हैं। और ये पिंचिंग आप अगर देखोगे तो आपके गेंदा में भी की जाती है, मैरीगोल्ड में भी की जाती है पिंचिंग, ध्यान रखना। किसमें? मैरीगोल्ड के अंदर 20 दिन बाद करते हैं। कितने? 20 दिन बाद उसमें की जाती है पिंचिंग। तो ये चीज ध्यान रखना भैया, ये पूछी जाती है क्रियाएं। चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं। नॉर्मल ग्रोइंग सीजन इन डे इन ड्राई लैंड फार्मिंग इज। शुष्क भूमि खेती में सामान्य वर्धन काल दिनों में खालिस्तान है। बताओ भैया कितना होना चाहिए? अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे उठपटांग है। क्वेश्चन उठपटांग नहीं है, थोड़ा सा समझो उसको, क्वेश्चन बिल्कुल फिट हो जाएगा आपके माइंड में। देखो आपको बोला है कि नॉर्मल ग्रोइंग सीजन इन डेज इन ड्राई लैंड फार्मिंग इज। हाँ, गोलू सेनानी जी बोल रहे हैं ए। हाँ, सचिन यादव जी डी वाला आंसर दे रहे हैं। फटाफट बताते जाओ भैया क्या होना चाहिए। बागरी जी बोल रहे हैं डी। रितेश श्रीवास्तव जी इन्होंने बोला है लेस देन 200 डेज।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है लेस देन 200 डेज। बिल्कुल, जिन्होंने डी वाला आंसर किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। सी वाला नहीं, राहुल यादव जी सी वाला नहीं है, सी वाला गलत है। 200 दिन से कम, क्लियर, 200 दिन से कम। यहाँ आपको बोला है ड्राई लैंड फार्मिंग। तो ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होता है? ड्राई लैंड फार्मिंग होता है ऐसे क्षेत्र जहां पर जो एनुअल रेनफॉल हो वो 700 mm से 1100 mm के बीच में हो, या फिर आप इसको 700 mm से 1100 mm के बीच में हो। इसको कहा जाता है ड्राई लैंड फार्मिंग, क्लियर। और ड्राई लैंड फार्मिंग, अगर ये आपका क्या है भैया, ये है ड्राई लैंड फार्मिंग, ये ध्यान रखना, क्लियर। इसके पहले आता है, तो इसके पहले आता है ड्राई फार्मिंग। मैं यहां लिख देता हूं भैया, ड्राई फार्मिंग जो होता है तो लेस देन 750 मिलीमीटर। अगर 750 मिलीमीटर से कम बारिश हो रही तो ड्राई फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग 750 से 1100 मिलीमीटर अगर रेनफॉल हो रहा है तो वो आपका ड्राई लैंड फार्मिंग। और एक और होता है रेन फेड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग, तो मोर देन 1100 मिलीमीटर से अधिक, क्लियर। तो ये 3 प्रकार की फार्मिंग आपने पढ़ी है। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर इसका वर्किंग ध्यान रखना भैया, इसका वर्किंग तो मैंने आपको अभी बताया, लेस देन 200 डेज, क्लियर। और इसका भी ध्यान रखना ड्राई फार्मिंग का, तो ड्राई फार्मिंग का कितना होता है 75 डेज, क्लियर। यहां पर जो नॉर्मल ग्रोविंग सीजन रहेगा ड्राई फार्मिंग में, जहां बिल्कुल भी पानी नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, यहां पर अगर आप देखोगे तो पानी बहुत कम है, तो केवल शॉर्ट ड्यूरेशन की एक ही फसल आप ले सकते हो कम से कम पानी में। तो अगर आपको क्वेश्चन आए ड्राई फार्मिंग में 75 दिन का क्या होता है ग्रोविंग सीजन होता है, ड्राई लैंड फार्मिंग में 200 दिन से कम की फसल आप ले सकते हो एक साल में, और रेनफेड फार्मिंग में आप 200 दिन से ज्यादा की फसल, मतलब लगभग 250 दिन का क्या कर सकते हो आप फसल ले सकते हो। इस चीज को ध्यान रखना, ये तीनों चीजों को क्लियर करना। और भैया जहां पर सिंचाई का फुली इरिगेटेड अगर सोर्स है, अगर सिंचाई का साधन पर्याप्त है तो वहां 365 दिन फसल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आया ना समझ में? चलो ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, ये तो सब मैंने बता ही दिया आपको। हाँ, बरसीम कंटेंट डैश 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 द क्रूड प्रोटीन। बरसीम में खालिस्तान अपरिष्कृत प्रोटीन होता है, बताओ कितना होता है? 17 से 19%, क्लियर। बरसीम में जो क्रूड प्रोटीन होती है वो 17 से 19% होती है। और इसको अगर हम देखें तो कभी कभी ये फिक्स पूछ लेता है 18.5%, क्लियर। अगर ये वाला दे आंसर तो भी ये करेक्ट होता है। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल अधिकतर लोगों का ए वाला आंसर आया है और इन लोगों का आंसर करेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। बरसीम के अलावा, अच्छा एक बात ध्यान रखना, दुधारू पशुओं के लिए जो मिल्च एनिमल्स होते हैं उनके लिए बरसीम सबसे अच्छा चारा होता है, क्लियर। इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बरसीम कौन से सीजन की क्रॉप है, तो वो रबी सीजन की क्रॉप होती है। बरसीम, लूसन, ये दोनों क्या है रबी सीजन की क्रॉप होती है, मीन्स चारे वाली फसल है, फोडर क्रॉप्स है, ध्यान रखना। और बरसीम ये सबसे अच्छा होता है, इसको बरसीम को चारों का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ फोडर क्रॉप्स बरसीम को। और बरसीम खिलाने से दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, इस चीज को ध्यान रखना। ये प्रोटीन परसेंट। लूसर्न का भी ध्यान रखना भैया, लूसर्न जो होता है, लूसर्न को कहीं पर रिच का भी लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पर एक बार पीएससी में एक क्वेश्चन पूछ लिया था, अल्फा अल्फा क्या है, अल्फा अल्फा, क्लियर। तो अल्फा अल्फा क्या है, एक चारे वाली फसल है। आप लोग अगर होते तो आप फट से आंसर को सही कर देते। हाँ, ट्राइफोलियम, एलेक्जेंड्रिनम, बिल्कुल आ रहे, ये सब चीजें मैं पुराने वीडियो देखना, मैंने बरसीम सबको बहुत डिटेल में समझा रखा है।
लूसर्न, इसमें अगर आपको क्रूड फाइबर बोले तो 20.2%, बिल्कुल ध्यान रखना, ये पूछा आता है, ये भी पूछा आता है, ये भी पूछा आता है। और बरसीम और लूसन दोनों क्रॉप्स जो होती है वो हे बनाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। बिल्कुल। हाँ, केवट जी पूछ रहे हैं सर एग्जाम कब होगी पीएटी की। हाँ केवट जी, निश्चिंत रहो, जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आएगा और सितंबर लास्ट वीक तक संभावना है होने की। अगर सितंबर में नहीं होगा तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक्स में कंप्लीटली आई थिंक होगी, लेकिन होगी जरूर। आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जो है ना तो डिप्रेशन में जाना है ना ही पढ़ाई को छोड़ना है, पढ़ाई को भी बिल्कुल पकड़ के रखो, नहीं तो अचानक एकदम से नोटिफिकेशन आ जाता है, हम लोग टाइम वेस्ट कर देते पहले, तो आप लोग नहीं करना ये, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। हाँ, लूसर्न को मेडिकागो सटाइवा बोलते हैं। लूसन बरसीम दोनों रबी की है, दोनों लेग्यूमिनोसी फैमिली के अंदर ही आती है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भैया, ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ, एन शोषित होता है। बताओ किस फॉर्म में शोषित होता है नाइट्रोजन फसल के द्वारा? फसलें नाइट्रोजन को किस रूप में लेती है? अब देखना, यहां से मैं कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, आप लोगों को मजा आएगा। देखो यहां पर ध्यान रखना भैया, आपको बोला है नाइट्रोजन पौधे किस रूप में लेते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को जो लेते हैं वो अगर आप बारीकी से देखो तो आप में से अधिकतर लोगों को आंसर पता है, सी इज द करेक्ट आंसर। कौन से रूप में? और इस रूप को क्या कहा जाता है? ये फॉर्म को कहा जाता है नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट रूप। इस रूप में पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन को जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं। जड़ों से नाइट्रोजन किस रूप में लेता है पौधा? NO3- या नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। और ये नाइट्रेट जो होती है, अब ये तो सभी फसलों के लिए है, लेकिन जब धान की बात आ जाए, धान, जूट और आलू, इनकी अगर बात आ जाए तो भैया ये नाइट्रोजन को NH4+ मीन्स इसको अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे? यह है अमोनिकल रूप। इस रूप में भी क्या करता है? ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? कौन? ये 3 फसलें, मतलब ऐसी फसलें जिनमें रिडक्शन जोन बनता है। रिडक्शन जोन समझते हो? हाँ, रिडक्शन जोन जो बनता है वो रिडक्शन जोन मतलब अपचयन क्षेत्र, जैसे धान और जूट में तो फिक्स बनता है, और आलू में भी चूंकि बारीक मिट्टी का उपयोग करते हैं, रबी की फसल है, बारीक मिट्टी का उपयोग किया जाता है, तो आलू में भी सिंचाई भी ज़्यादा लगती है, नम सॉइल होना चाहिए, तो वहाँ भी कुछ मात्रा में रिडक्शन जोन डेवलप होता है। तो ये तीनों फसलें इसको इस फॉर्म में भी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। बाकी जितनी भी फसलें, सब फसलें इसको नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है। लेकिन यहां पर अगर आपको क्वेश्चन अगर बोल दे, हाँ नाइट्रेट फॉर्म ऑक्सीडाइज्ड जोन में होता है, रिडक्शन जोन में अमोनिकल फॉर्म होता है। क्लियर? और रिडक्शन जोन से भी एक क्वेश्चन याद रखना कि रिडक्शन जोन या अपचयी क्षेत्र, मतलब जहां पर पानी भरा जाता है, ऑक्सीजन नहीं होती है, वहां पर रंध्रों में पानी चले जाता है, ऑक्सीजन चली जाती है, और जिसके कारण वहां रिडक्शन की क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया होती है, और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होने के बजाय रिडक्शन होकर अमोनिकल फॉर्म में चेंज हो जाती है, और ये सॉइल पार्टिकल पर फिक्स हो जाती है। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछता है कि रिडक्शन जोन में नाइट्रोजन की हानि को रोक सकते हैं हम, कौन से क्षेत्र में या कौन से जोन में नाइट्रोजन की हानि रुक जाती या नहीं होती लीचिंग के द्वारा? तो होता है रिडक्शन जोन। इस चीज को ध्यान रखना, ये अपचयी क्षेत्र। हाँ, ऑक्सीडाइज्ड जोन में लीचिंग के द्वारा नाइट्रोजन की हानि होती है। ये जो नाइट्रेट होता है ये पानी के एच से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में बदलकर लीच हो जाता है अगर ज्यादा पानी दे दोगे, तो ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन एक और जो मैं आपको मोस्ट टाइम पे बताने वाला हूं, अगर यहाँ क्वेश्चन दे दे लीफ, क्या दे दे? लीफ या पत्ती, पत्तियां नाइट्रोजन को किस रूप में एब्जॉर्ब कर सकती है? तो भैया आप जिस रूप में दोगे ना पत्ती को, उस रूप में एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे यूरिया आपने दिया, फोलियर स्प्रे मैंने कल बताया था आपको, फोलियर स्प्रे बताया था ना, पर्णीय छिड़काव, यूरिया का सबसे अच्छा उपयोग होता है फोलियर स्प्रे, पत्तियों पर छिड़काव करना सबसे बेस्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो फोलियर स्प्रे अगर आप करोगे, पत्तियों पर छिड़काव करोगे, तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में होती है, और एमाइड फॉर्म डालोगे तो पत्तियां डायरेक्ट एमाइड फॉर्म उसी को एब्जॉर्ब
कर लेगी। तो पत्तियों में ऐसी दिक्कत नहीं है। तो पत्तियों के बारे में ध्यान रखना, पत्तियां नाइट्रोजन के सभी फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेती, लेकिन किस फॉर्म में होना चाहिए? आयनिक फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना कि जो भी पौधे के लिए आवश्यक 17 पोषक तत्व है, उन 17 पोषक तत्व में से अकेला नाइट्रोजन है जो कि केटायन और एनायन दोनों रूप में पौधा लेता है। आया कुछ समझ में? एकमात्र नाइट्रोजन ही ऐसा है जो कि केटायन धनायन रूप में भी लेता है, ये देखो ये फसलें ले रही है, और एनायन फॉर्म में भी लेता है, ऋण आयनिक रूप में भी लेता है और आयनिक रूप में भी, धन आयनिक रूप में भी लेता है। तो ये दोनों आप ध्यान रखना भैया, नाइट्रोजन ही एक अकेला ऐसा तत्व है। और नाइट्रोजन भी है ये संयुक्त आयन के रूप में होता है, संयुक्त आयन के रूप में पौधे इसको ग्रहण करते हैं, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुराने वीडियो देखना भैया, उसमें मैंने अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन सबको डिटेल में समझा रखा है। हाँ, नेक्स्ट, पीएच ऑफ एल्केलाई सॉइल इज, एल्केलाई सॉइल का पीएच क्या होता है? ये दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ फिर बताऊंगा जो मोस्ट आईएमपी, अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अगर ज़्यादा क्वेश्चन आपको बहुत सारे वैसे तो पूछे आते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में देखना है तो मैं पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूँ और उनमें मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन कर रखा है कि क्या एल्केलाइन होता है, क्या सेलाइन होता है, सब बता रखा है। हाँ, पाटिल जी बोल रहे डी, रितेश जी बोल रहे हैं 8 से 10, पाटिल जी 8 से 10, भावेश जी सी, खुशी जी डी, वीरेंद्र राजपूत जी डी, अभी जी डी, कटारे जी डी बोल रहे हैं, शुभम प्रजापति जी बोल रहे हैं डी, चेतन करोड़े जी डी, खुशी गुप्ता जी डी, बी एंड डी क्लासेस बॉय डी, दिव्या शर्मा जी डी, आदर्श रावत जी डी, खुशी गुप्ता जी डी, भावेश जी, हाँ स्टाम्प लिख के ले लो, आदर जी बोल रहे हैं, अरे बिल्कुल आपने बोल दिया आदर जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्षारीय मृदा का जो पीएच होता है वो कितना होता है? क्षारीय मृदा को एल्केलाई सॉइल कहा जाता है हिंदी इंग्लिश में। ये वाला क्वेश्चन जब भी आया ना तो बराबर हिंदी वाले इंग्लिश में चेक करना और इंग्लिश वाला हिंदी में भी चेक करना, आया ना समझ? क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी पूछा है ना उनने हिंदी और इंग्लिश में मिस्टेक किया है बराबर। तो आप लोग ये क्वेश्चन को ध्यान रखना, वो जानबूझ के मिस्टेक करता है एग्जामिनर, यहाँ आपको क्षारीय लिख देता है, यहाँ सेलाइन लिख देता है, और आप लोग क्षारीय के भरोसे इसको टिक कर देते हो। लेकिन फिर जब क्वेश्चन का आंसर शीट आता है तो पता चलता है कि 7 से 8 आंसर है, लेकिन इंग्लिश का मान्य रहता है। तो मैंने तो करेक्ट लिखा है, लेकिन मैंने पहले इनकरेक्ट करके भी बच्चों को पढ़ा चुका हूँ मैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैं अधिकतर जो है ऐसे क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल जानबूझ के कंफ्यूज करता हूँ। पुराने वीडियो आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे मैंने जानबूझ के कंफ्यूज किए हिंदी इंग्लिश में, और जिससे कि बच्चा गलत आंसर निकाले, ताकि इससे सीखने को मिलता है। यह तो आपको पता होगा कि भैया एल्केलाई सॉइल, सेलाइन सॉइल सब, लेकिन कहाँ आपको आंसर निकालना है और सरल क्वेश्चन को कैसे आपको एकदम कंप्लीटली सही करना है, वो चीज़ सीखना है आपको। तो ये ध्यान रखना भैया। ये जो आपकी क्षारीय मृदा, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? क्षारीय, और इसको सोडिक भी कहा जाता है। अगर वो सोडिक करके बोल देना तो भी ध्यान रखना, और काली परत वाली अगर बोल देना, काली परत वाली मृदा, तो भी यही है। आया ना समझ में? इन सभी का आंसर एक ही है, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन ये वाला आंसर कब आएगा? ये वाला आंसर आएगा जब ये बोल दे लवणीय मृदा। क्या बोल दे? लवणीय मृदा। और या फिर आपको बोल दे सफेद परत वाली मृदा। तो ये ध्यान रखना, लवणीय मृदा या जिसको हम सेलाइन सॉइल बोलते हैं, उसमें गर्मी के समय ऊपरी सतह पर सफेद परत बनती है, और क्षारीय मृदा जिसको सोडिक बोलते हैं, इसमें काली परत बनती है, और इन दोनों को ऊसर सॉइल कहते हैं। सभी को पता है आपको? तो ठीक है, दोनों आंसर क्लियर हो गए। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है डी। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आए तो हिंदी इंग्लिश में जरूर एक बार आप देख लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, द फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन इज, साइटोकाइनिन का कार्य है। बिल्कुल अधिकतर लोगों ने ए वाला आंसर दिया है, तो ये तो मैं बताऊंगा नहीं, पुराने वीडियो में मैंने सभी हार्मोन्स के बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन में बता रखा है। तो प्रोमोटिंग द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ इसका एक और आंसर ध्यान रखना। क्लियर? कौन सा आंसर? तो जीर्णता में देरी। क्लियर? जीर्णता में देरी,
ये मैच्योरिटी को लेट करता है भैया, ये पौधे को बूढ़ा होने का जो टाइम पीरियड होता है उसको बढ़ा देता है। क्लियर, पौधा जल्दी बूढ़ा नहीं होता। तो ये दो जो हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऑप्शन जो है इसके बारे में अधिकतर पूछता है, इस चीज को ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना, हाँ, नारियल के अंदर राहुल साहू जी, नारियल के पानी के अंदर जो द्रव होता है, भ्रूणपोष द्रव अवस्था में होता है नारियल के पानी में, उसके अंदर साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, इस चीज को ध्यान रखना। साथ ही साथ ये साइटोकाइनिन हार्मोन का एक बात और ध्यान रखना, साइटोकाइनिन में साइटो मतलब कोशा, काइनिन मतलब विभाजित करना, उसी के अंदर नाम के अंदर ही छिपा है। ठीक, हाँ, रिचमंड लेग इफेक्ट, बिल्कुल रिचमंड लेग इफेक्ट ये दर्शाता है, मतलब जीर्णता में क्या करता है, देरी करता है। और एक बात और ध्यान रखना, साइटोकाइनिन कभी भी पौधे में अकेला एक्टिव नहीं होता, बिना ऑक्सीजन के साइटोकाइनिन कुछ नहीं कर सकता, तो ऑक्सीजन का होना जरूरी है। जब ऑक्सीजन कम होगा तो साइटोकाइनिन बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम साइटोकाइनिन बढ़ेगा, सेल डिवीजन बढ़ेगा, पार्श्व शाखाओं की वृद्धि भी बढ़ेगी। अगर साइटोकाइनिन बढ़े, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो साइटोकाइनिन कम हो जाएगा अपने आप, ये दो एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। और अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, साइटोकाइनिन कम हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे पौधा सीधा बढ़ेगा, शाखाएं कम निकलेगी, मोटाई कम होगी। तो कई बार ये भी पूछा है क्वेश्चन कि पार्श्व शाखाओं को निकलने के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन का संबंध सही है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन की मात्रा कम और साइटोकाइनिन की मात्रा अधिक। क्लियर, और बिना साइटोकाइनिन, बिना ऑक्सीजन के साइटोकाइनिन का कोई इफेक्ट नहीं होता पौधे पर, इस चीज को ध्यान रखना, ये एक दूसरे के पूरक है भैया। चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत में हरित क्रांति का पितामह कौन है। भावेश जी ए, खुशी गुप्ता जी ए, आदर्श रावत जी ए, रितेश श्रीवास्तव जी ए, राहुल साहू जी ए। बिल्कुल, क्या बात है, सबका एक लाइन से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप बोलोगे सर सरल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी सरल में भी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल मिस्टेक नहीं की। MS स्वामीनाथन, ए इज द करेक्ट आंसर, आप सभी को पता होगा। हाँ, ए को लॉक कर दिया भैया। रितेश जी बोल रहे रिंपू, राजपूत जी डी, रावत जी भी डी बोल रहे हैं, पटेल जी भी डी बोल रहे हैं, प्रजापत जी डी, राजपूत जी, क्या बात है रिंपू, कटारे जी डी, बागरी जी डी, खुशी गुप्ता जी डी, पटेल जी डी, लॉक कर दें। हाँ, राजेश लोधा जी डी, रावत जी, हाँ, रिंपू। चलो ठीक, तो कर देते हैं भैया। आप सभी लोगों को पता है, मतलब बहुत बढ़िया बात है, रिंपू ने किया है और दो फसलों के क्रॉस से इसको विकसित किया है। एक था ट्रीटी केल और इसका क्रॉस कराया था किससे, सीकेल सीरियल से। किससे, सीकेल, जिसको राय कहा जाता है। क्लियर, और इसका ट्रीटी लिया और इसका केल लिया और पहली मानव निर्मित फसल बन गई जिसका नाम है ट्रीटी केल। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना, इन दोनों से ही इसका नाम बना है। और ये बनाया था किसने, ये सबसे पहली मानव निर्मित फसल है जो कि रिंपू ने बनाया था। लेकिन एक का और ध्यान रखना भैया, कार्पेचेंको, इनको मत भूल जाना, इन्होंने भी मानव निर्मित एक फसल बनाई है। क्लियर, कौन सी, रेफिनो ब्रेसिका। कौन सी, रेफिनो ब्रेसिका, इन्होंने भी मानव निर्मित फसल बनाई, मूली और गोभी के क्रॉस से। और कब बनाई इन्होंने, 1928 में इन्होंने दूसरी फसल बनाई थी। इस चीज को ध्यान रखना, मूली और गोभी के क्रॉस से रेफिनो ब्रेसिका, ये फसल भी बनाई थी किसने, 1928 में। ये सेकंड क्रॉप है मानव निर्मित, पहली फसल ट्रीटिकेल है जो कि 1888 में रिंपू ने विकसित की थी। चलो ठीक, नेक्स्ट। हाँ, एक और है, रेबेज भी है, रेबेज नामक एक फसल भी है जो कि मूली और केबेज के क्रॉस से बनाई गई है। क्लियर, और एक जीव द्रव्य संकरण के क्रॉस से भी बनाई गई है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिडाइजेशन से भी बनाई गई है, जिसको हम बोलते हैं पोमेटो।
क्लियर, जो कि पोटैटो और टोमेटो के जीव द्रव्य के क्रॉस से बनी है, जिसको हम पोमेटो बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, द न्यूट्रिशन ऑफ सम प्लांट डिपेंड ऑन रूट फंगस एसोसिएशन, दे आर नोन एज। कुछ पौधों में पोषण जड़ कवक के संयोग पर निर्भर होता है, उन्हें कहते हैं। चलो ठीक है, बिल्कुल आप में से हर किसी का करेक्ट आंसर है। और ये माइकोराइजा, ये जड़ों में पाई जाने वाली सहजीवी कवक है। क्या है? तो ये है सहजीवी कवक। इस चीज का ध्यान रखना भैया। सहजीवी जीवाणु होता है बैक्टीरिया, जो आप सभी को पता है राइजोबियम। क्लियर? क्या है? राइजोबियम सहजीवी बैक्टीरिया होता है, लेकिन एक फंगस भी होती है माइकोराइजा। क्लियर? ये माइकोराइजा कवक क्या होती है? ये मृदा से फास्फोरस और जो कार्बनिक अम्ल है उनको लेकर जड़ों को उपलब्ध कराती है और बदले में पौधे की जड़ से भोजन ग्रहण करती है। ये वेस्कुलर बंडल के अंदर मौजूद होती है जड़ों में, इसीलिए इसको वेम भी कहा जाता है। वेम, आप बोलोगे सर वेम, तो वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा कवक, वेम। इस चीज को ध्यान रखना। ये फास्फोरस का क्या करती है? फास्फोरस का अवशोषण करती है मुख्य रूप से, और साथ ही साथ कार्बनिक अम्ल जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो भी एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती है। ये सबसे ज्यादा देखी गई है चीड़ या पाइन का जो वृक्ष होता है उसके अंदर ये सबसे ज्यादा इसका सहजीवितता देखी गई है। इस चीज को ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल करेक्ट आपका। हाँ, ड्यूरिंग डे टाइम मोस्ट प्लांट गिव टाइम। क्लियर? दिन के समय पौधा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस दिन के समय करता है, तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन याद रखना, 6CO2 प्लस 12H2O। और आप सभी को पता है क्लोरोफिल, और साथ में क्या चाहिए? सूर्य प्रकाश। बस ये रिएक्शन दिन में करता है, और दिन में अगर ये रिएक्शन करता है तो उत्पाद क्या बनता है? तो उत्पाद यहां बनता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। क्लियर? तो ये तो है ऑक्सीजन और ये है पानी। दो चीजें बन रही है, तीसरा कार्बोहाइड्रेट भी बनता, लेकिन यहां दिया नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा? वाटर एंड ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन बन रही है ना, ये ध्यान रखना भी है, ये जो ऑक्सीजन निकल रही है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ये हमेशा किससे बनती है? पानी से बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन नहीं होती है। किसकी होती है? पानी की। ये कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना। बी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप सभी को पता होना चाहिए, आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत पर। यह ध्यान रखना भैया, फ्लोटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किमिडीज। क्लियर? मतलब कोई वस्तु जिसका घनत्व द्रव की अपेक्षा कम है वो द्रव पर आसानी से तैर सकती है, या वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से अगर ज्यादा है तो वस्तु आसानी से तैरेगी। और लैक्टोमीटर भी इसी प्रिंसिपल पे बना हुआ है। और लैक्टोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको, रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षिक घनत्व। दोनों एक ही चीज है, और इन दोनों को निकालने के लिए, मतलब एक ही है दोनों, तो एक को निकालने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। आप सभी को पता है, इस चीज को ध्यान रखना। हो गया? ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, आर्किमिडीज का प्लवन का सिद्धांत और स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले या रिलेटिव डेंसिटी लैक्टोमीटर के द्वारा। कभी कभी वो घुमा के पूछ लेता है,
कि दूध में पानी की मिलावट को ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण करेंगे, तो भैया यही है लेक्टोमीटर। आप क्यों कर रहे हो, मजा थोड़ी आ रहा है आपको कि बढ़िया दूध डाल के उसमें आप जार के अंदर लेक्टोमीटर डाल दिया और बैठ के आराम से ताली बजा रहे हो, मजा नहीं आ रहा। लेक्टोमीटर टेस्ट करते हैं दूध में पानी किसी ने अगर मिलाया है तो उसको टेस्ट करने के लिए। डिटेल में समझना है तो पुराने वीडियो में मैंने लेक्टोमीटर का पूरा बता रखा है, क्या क्या होता है, कितना भरते हैं, क्या कैसा सिद्धांत होता है, कितना रीडिंग आना चाहिए, उसका CLR क्या है, OLR सब, CF क्या है, सब बता रखा है। यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं भैया, फटाफट आप लोग आंसर दो। बिल्कुल, ग्लूकोज को ही डेक्सट्रोज कहा जाता है। अगर ऑप्शन में डेक्सट्रोज आ जाए तो घबराना नहीं, ग्लूकोज में डेक्स्ट्रा रोटेटरी म्यूटेशन होता है, इसलिए उसको जो डॉक्टर लोग उसको डेक्सट्रोज कहते हैं, नहीं तो डेक्सट्रोज आ जाए तो आप गड़बड़ कर दो। तो ग्लूकोज इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर सही आंसर जो है वो है ग्लूकोज। क्लियर, तो सी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला आपका करेक्ट आंसर है। इसकी जगह अगर डेक्सट्रोज आ जाता तो भी करेक्ट आंसर होता है। बिल्कुल, बहुत सही। चलते हैं नेक्स्ट। स्टार्च आप सभी को पता है भैया पॉलीसेकेराइड है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। और फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है, आपके शक्कर से 1.5 से 2 गुना ज्यादा मीठी होती, सबसे मीठी। फिर ग्लूकोज अगर देखो तो ये 3/4 मीठा होता है, शक्कर से कम मीठा होता है, 3/4 भाग मीठा, कम मीठा। सुक्रोज आप सभी को पता है, इसको टेबल शुगर बोलते हैं, खाने वाली शक्कर जो कि चीनी से बनाते हैं। और ये डाइसेकेराइड होती है, एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर आपने थोड़ी देर पहले उसको बारीकी से समझा है वो रिएक्शन को, फोटोसिंथेसिस को, तो आप ये वाला आंसर का क्वेश्चन दे दोगे। हाँ रितेश जी, बिल्कुल जो है ना सब नई नई जानकारी होती है, जो लेटेस्ट अभी नया डाटा आ रहा है, नया क्या क्या चल रहा है, वो बिल्कुल जो है आप उसको देखते रहो, भविष्य में कहीं भी कंपटीशन में आपको बहुत काम आने वाला है। शुभम जी बी वाटर, राजपूत जी बी, बिल्कुल अभी मैंने बताया था आप में से हर कोई आंसर देगा और ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखना, ये बहुत पूछा आता है। किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो शुद्ध गैस ऑक्सीजन निकलती है वो वाटर के द्वारा प्रोड्यूस होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। हाँ, बी वाला बिल्कुल लॉक कर दिया मैंने, कोई दिक्कत ही नहीं है, बी वाला लॉक कर दिया है। हमारे पास भी बिल्कुल 1 मिनट बचा है, 1 मिनट के पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जैसे ही वीडियो खत्म होने वाला हो, लास्ट क्वेश्चन पे आप लोग चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में, जहां आपकी इच्छा हो, मर्जी हो, आप जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नोन एज कैटल प्लेग? कैटल प्लेग, ये वाला आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलो सभी मैं इसका आंसर बता देता हूं, आंसर है बी। क्लियर, कौन सा आंसर है? बी। बी इज द करेक्ट आंसर, बी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं कल फिर उसी समय 8:30 बजे कुछ नए फैक्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और सभी को जय हिंद।